विजय प्रताप के चेहरे पर राजा की इन बातों से कोई डर नहीं आया, बल्कि उनकी आंखों में एक नया संकल्प चमक उठा। उन्हें पता था कि बात अब केवल युद्ध की नहीं, बल्कि उनके राजा के सम्मान और उन 9 मासूम राजकुमारियों के जीवन की थी। क्या आप चाहते हैं कि इसके बाद विजय प्रताप का बेटा इस चुनौती को स्वीकार करे और राजा को विश्वास दिलाएं कि वो उस पीपल वाली चुड़ैल से मिलने के लिए तैयार है? विजय प्रताप सिंह ने अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए राजा शमशेर के सामने बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखी। उन्होंने राजा के संदेह को दूर करने के लिए एक गहरी और नीतिपूर्ण बात कही। यहां उस दृश्य का विस्तार से वर्णन है। विजय प्रताप ने अपने हाथ जोड़कर राजा के सामने सिर झुकाया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, महाराज, माना कि मैं एक साधारण सिपाही हूं, लेकिन युद्ध केवल तलवार और सेना से नहीं, बल्कि बुद्धि और शत्रु की कमजोरी से जीते जाते हैं। आप उस राजा शिवराज की शक्ति से डरे हुए हैं, लेकिन हर शक्तिशाली पुरुष की एक कमजोरी होती है। एक स्त्री की शक्ति ऐसी शक्ति है जो बड़े से बड़े राजा और बड़े से बड़े बहादुर इंसान को कमजोर बना सकती है और उसे धूल चटा सकती है। विजय प्रताप ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, उस धोखेबाज शिवराज ने एक राजकुमारी के साथ छल किया था, इसलिए उसका अंत भी एक स्त्री की शक्ति या स्त्री के माध्यम से ही निश्चित है। अगर आपकी आज्ञा हो और आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं अपनी योजना बताऊं। मेरे पास एक ऐसी युक्ति है जिससे उस पीपल वाली आत्मा का प्रतिशोध भी पूरा होगा और उस पापी ने जो रक्षा कवच बना रखा है उसे भी भेद दिया जाएगा। विजय प्रताप ने भावुक होते हुए कहा, महाराज, ये राजमहल उन 9 राजकुमारियों की हंसी के बिना बिल्कुल अधूरा और सुनसान है। वे केवल आपकी बेटियां नहीं, बल्कि इस राज्य की शान और रौनक है। मैं वचन देता हूं कि मैं और मेरा पुत्र अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, पर उन्हें उस कैद से मुक्त कराकर ही लौटेंगे। राजा शमशेर ने जब विजय प्रताप की बातों में इतना आत्मविश्वास और उसकी आंखों में स्त्री शक्ति के प्रति इतना सम्मान देखा, तो उनके बुझते हुए मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। राजा ने सोचा कि जब बड़े बड़े शूरवीर राजकुमार डरकर भाग गए, तब एक सिपाही अपनी बुद्धि और वफादारी के बल पर लड़ने को तैयार है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ विजय प्रताप, तुम्हारी क्या योजना है? तुम उस अभेद्य रक्षा कवच को कैसे तोड़ोगे और उस आत्मा की अतृप्त शक्ति का उपयोग कैसे करोगे? विजय प्रताप ने राजा के निकट आकर अपनी चतुर रणनीति का खुलासा किया। राजा शमशेर उनकी बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। यहां उस योजना का विस्तार से वर्णन है। विजय प्रताप ने राजा की आंखों में आंखें डालकर बड़े आत्मविश्वास से कहा, महाराज, उस पीपल वाली आत्मा को केवल एक योद्धा चाहिए, लेकिन हमें उस महल में घुसने के लिए छल और बुद्धि की आवश्यकता है। मेरी योजना यह है कि आप मेरे पुत्र को लेकर उसी पीपल के वृक्ष के पास उस आत्मा के समक्ष जाएं। आप उससे कहें कि ये एक वीर राजकुमार है जो उस नीच राजा शिवराज से मुकाबला करने और उसका अंत करने के लिए तैयार है। विजय प्रताप ने अपनी योजना का मुख्य हिस्सा बताते हुए कहा, परंतु महाराज, आपको उस आत्मा के सामने एक शर्त रखनी होगी। आप उससे कहिएगा कि मेरा पुत्र सीधे सेना लेकर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि राजा शिवराज का रक्षा कवच उसे रोक देगा। मेरा पुत्र अपनी बहन के साथ एक व्यापारी का रूप धारण करेगा। वे दोनों व्यापार के बहाने महल के भीतर प्रवेश करेंगे। जब शत्रु को भनक भी नहीं होगी कि उसके काल ने महल में कदम रख दिया है, तब मेरा पुत्र छल से उस पापी राजा का वध करेगा। विजय प्रताप ने आगे समझाया, चूंकि वो महल जादुई खतरों, गुप्त पहरेदारों और तंत्र मंत्र से भरा हुआ है, इसलिए हमें उस आत्मा की सहायता चाहिए। यदि उसे ये शर्त मंजूर है, तो वो मेरे पुत्र को महल के भीतर सुरक्षित प्रवेश करने का गुप्त मार्ग बताएं और उन खतरों से बचने का तरीका समझाएं जिनसे एक साधारण मनुष्य नहीं लड़ सकता। वो आत्मा उस महल के कोने कोने को जानती है, वही हमारी सफलता की कुंजी बनेगी। राजा शमशेर को इस योजना में दम दिखाई दिया। उन्हें समझ आ गया कि जो काम बल से नहीं हो सकता,
वो छल और सही मार्गदर्शन से संभव है। राजा ने विजय प्रताप के पुत्र की ओर देखा, जिसकी आंखों में वीरता की चमक थी। राजा ने तुरंत निर्णय लिया और बोले, विजय प्रताप, तुम्हारी योजना अद्भुत है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पुत्र का साहस और उस आत्मा का प्रतिशोध मिलकर शिवराज के अहंकार को मिट्टी में मिला देंगे। चलो, बिना समय गवाए हम उसी पीपल के वृक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा शमशेर सिपाही विजय प्रताप के साहसी पुत्र और पुत्री को साथ लेकर घने जंगल के उस डरावने पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे। चारों ओर रहस्यमयी धुआं फैला हुआ था और हवाओं में सरसराहट बढ़ गई थी। यहां उस जादुई और गंभीर संवाद का विस्तार से वर्णन है। जैसे ही राजा ने विजय प्रताप के पुत्र और पुत्री का परिचय दिया और अपनी योजना बताई, पीपल के वृक्ष से वो भयानक आत्मा चुड़ैल प्रकट हुई। उसने अपनी चमकती आंखों से उन दोनों युवाओं को ऊपर से नीचे तक देखा। विजय प्रताप के पुत्र के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, जिसे देखकर आत्मा प्रभावित हुई। उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा, राजा, तुम्हारी ये योजना कि वे व्यापारी बनकर महल में प्रवेश करेंगे, मुझे स्वीकार है। बल से उस रक्षा कवच को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन छल उस महल की नींव हिला सकता है। आत्मा ने आगे समझाते हुए कहा, शिवराज के राज्य की सीमाएं अत्यंत सुरक्षित है। वहां के पहरेदार केवल उन व्यापारियों को भीतर जाने देते हैं जिनके पास राजवंश का विशेष शाही सिक्का होता है। वो सिक्का केवल राज्य के उच्च अधिकारियों या खास व्यापारियों के पास ही होता है, लेकिन भाग्यवश वो सिक्का आज भी मेरे पास सुरक्षित है। जब मैं राजकुमारी थी, वो सिक्का सदैव मेरे पास रहता था। मैं वो सिक्का तुम्हें देती हूं। इसे दिखाते ही सीमा के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। उसने हवा में हाथ लहराया और एक पुराना मटमैला चमड़े का टुकड़ा उनके सामने गिरा दिया। ये महल का गुप्त मानचित्र है। इसमें वे गुप्त रास्ते और गलियारे अंकित हैं, जिन्हें केवल राजपरिवार जानता है। इसकी सहायता से तुम पहरेदारों की नजरों से बचकर शिवराज के शयन कक्ष तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि महल का रक्षा कवच मेरी शक्तियों को भीतर जाने से रोकता है। तभी वातावरण और भी सर्द हो गया और आत्मा के स्वर में क्रूरता लौट आई। उसने चेतावनी देते हुए कहा, परंतु सावधान, मेरी एक शर्त है जो अटल है। आज से ठीक 9 दिनों के भीतर तुम्हें उस पापी शिवराज का अंत करना होगा। ये 9 दिन तुम्हारी 9 राजकुमारियों के जीवन की डोर है। यदि 10वें दिन का सूर्य उदय होने से पहले शिवराज का सिर धड़ से अलग नहीं हुआ, तो मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी 9 की 9 पुत्रियों के प्राण हर लूंगी और वे हमेशा के लिए मेरी दास बनकर रह जाएंगी। राजा शमशेर का हृदय कांप उठा, लेकिन विजय प्रताप के पुत्र ने दृढ़ता से अपना हाथ तलवार की मुठिया पर रखा और वचन दिया कि वो समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना कार्य पूर्ण कर लेगा। पीपल वाली आत्मा से शाही सिक्का और महल का मानचित्र लेकर सिपाही विजय प्रताप के पुत्र और पुत्री अपने कठिन मिशन पर निकल पड़े। समय कम था और चुनौती बड़ी, इसलिए वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। यहां से कहानी में एक नया और चिंताजनक मोड़ आता है। शिवराज के राज्य तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घने और अनजान जंगल से होकर गुजरना था। चिलचिलाती धूप और लगातार चलने के कारण दोनों भाई बहन बुरी तरह थक चुके थे। चलते चलते वे एक कलकल करती शीतल नदी के तट पर पहुंचे। नदी के ठंडे जल को देखकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और थोड़ा भोजन किया। नदी के किनारे एक विशाल और घना वृक्ष खड़ा था, जिसकी छाया अत्यंत सुखद थी। ठंडी और मंद हवा के झोंकों ने उनकी थकान को नींद में बदल दिया। उन्होंने सोचा कि कुछ क्षण विश्राम करके वे पुनः अपनी यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने अपनी वो छोटी सी पोटली, जिसमें कीमती शाही सिक्का और मानचित्र रखा था, अपने पास ही रखी और गहरी निद्रा में सो गए। वे दोनों निश्चिंत होकर सो रहे थे। तभी उसी वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठा एक तोता नीचे उतरा। वो तोता बड़ा ही चंचल और शरारती था। पोटली के चमकदार रेशम को देखकर उसे लगा
कि इसमें कोई फल या खाने की वस्तु होगी। अपनी चोंच से उसने पोटली की डोरी पकड़ी और फुर से उड़कर ऊंचे पेड़ों के झुरमुट में ओझल हो गया। कुछ घंटों बाद जब शीतल हवा कम हुई और उनकी नींद खुली, तो भाई ने तुरंत पोटली की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां खाली जमीन के सिवा कुछ न था। दोनों भाई बहन हड़बड़ाकर खड़े हो गए। उन्होंने आसपास की झाड़ियों, पत्तों और नदी के किनारे हर जगह तलाश की, पर पोटली कहीं नहीं मिली। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। भाई की चिंता, बहन, उस पोटली में ही वो शाही सिक्का था जिसके बिना हम शिवराज के राज्य की सीमा में प्रवेश भी नहीं कर सकते। उस सिक्के के बिना हम केवल साधारण परदेसी हैं जिन्हें सैनिक बंदी बना लेंगे। बहन की व्याकुलता, और मानचित्र भी उसी में था। बिना मानचित्र के हम उस मायावी महल के गुप्त रास्तों को कैसे खोजेंगे? 9 दिनों की समय सीमा शुरू हो चुकी है और हमारे पास अब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों अत्यंत परेशान और दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनका मिशन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया है। जंगल के उस सन्नाटे में उन्हें अपनी राजकुमारियों की याद आने लगी, जिनकी जान अब और भी बड़े खतरे में थी। बिना उस जादुई सिक्के के वे उस अभेद्य साम्राज्य के लिए एक तिनके के समान असहाय थे। अभी वे इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि उनकी उम्मीदों का इकलौता सहारा, वो शाही सिक्का, चोरी हो गया। किस्मत ने एक और करवट ली और मुसीबत कम होने के बजाय और बढ़ गई। जंगल के सन्नाटे में अचानक झाड़ियां कड़कड़ाई और हथियारों से लैस खूंखार डाकुओं के एक गिरोह ने उन दोनों भाई बहन को चारों ओर से घेर लिया। भाई ने अपनी तलवार म्यान से निकाली ही थी कि डाकुओं के सरदार ने ठहाका मारते हुए कहा, छोड़ दो लड़के, हम तुम्हारी संख्या से कहीं ज्यादा हैं। जो कुछ भी बचा कुचा धन या सामान है हमारे हवाले कर दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। भाई और बहन अत्यंत असहाय महसूस कर रहे थे। सिक्का पहले ही खो चुका था और अब जो थोड़ा बहुत भोजन और रसद बची थी, डाकू उसे भी छीनने लगे। तभी बहन के दिमाग में बिजली की तरह एक तरकीब कौंधी। उसने हिम्मत जुटाई और डाकुओं के सरदार की आंखों में आंखें डालकर बड़े आत्मविश्वास से कहा, ठहरो, हमें लूटकर तुम्हें केवल कुछ मुट्ठी भर अनाज और फटे वस्त्र मिलेंगे, लेकिन यदि तुम हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें इतना अपार धन और स्वर्ण दिला सकते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। डाकू सरदार रुका और उत्सुकता से पूछा, इतना धन कहां से आएगा? बहन ने जवाब दिया, हम एक बहुत बड़े व्यापार के सिलसिले में शिवराज के महल जा रहे थे। हमारे पास एक बहुमूल्य शाही सिक्का था जिसके बल पर महल के खजाने तक हमारी पहुंच होती। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले एक पक्षी हमारी वो पोटली उठाकर ले गया है। यदि वो सिक्का हमें वापस मिल जाए तो हम महल में प्रवेश कर पाएंगे और तुम्हें इनाम के रूप में ढेर सारा धन देंगे। डाकुओं को उस युवती की बातों में सच्चाई और अपना बड़ा फायदा नजर आया। वे जानते थे कि यदि महल के भीतर का कोई रास्ता मिल जाए तो वे मालामाल हो सकते हैं। सरदार ने अपने आदमियों को आदेश दिया, हथियार रख दो। आज हम डाकू नहीं बल्कि बहेलिए, शिकारी बनेंगे। जब तक वो पोटली नहीं मिलती कोई यहां से नहीं हिलेगा। देखते ही देखते वे खूंखार डाकू पक्षियों को पकड़ने वाले जाल और फंदे निकालने लगे। उन्होंने जंगल के चप्पे चप्पे पर जालों का जाल बिछा दिया। वे पेड़ों के ऊपर चढ़कर उस पक्षी की तलाश करने लगे जिसने वो पोटली उठाई थी, जो डाकू कुछ देर पहले जान लेने पर उतारू थे। अब वे ही उस जादुई सिक्के को खोजने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। बहुत कोशिशों और कड़ी मेहनत के बाद अंततः डाकुओं की चतुराई काम आई। उन्होंने उस चंचल तोते को अपने जाल में फंसा ही लिया और उसके साथ ही मिल गई वो कीमती पोटली। जब भाई बहन ने पोटली खोली तो उनकी जान में जान आई। उसमें न केवल वही शाही सिक्का था बल्कि मानचित्र और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी सुरक्षित थी। यहां से कहानी में एक नया और शक्तिशाली मोड़ आया। अब भाई और बहन ने समझ लिया था कि अकेले उस विशाल महल में घुसना और शिवराज जैसे क्रूर राजा का अंत करना असंभव है।
इसलिए उन्होंने एक बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया और अपनी सारी गुप्त योजना डाकुओं के सरदार को बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे वे एक आत्मा के प्रतिशोध और राजकुमारियों की आजादी के लिए शिवराज को मारने आए हैं। डाकुओं के सरदार की आंखों में लालच चमक उठा। उसे पता था कि अगर राजा शिवराज मारा गया तो महल की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और उसे अपार धन दौलत लूटने का मौका मिलेगा। इसी लालच में उसने तुरंत मदद के लिए हाँ कह दी और अपने सबसे खतरनाक लड़ाकों के साथ उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वे सब एक बड़ा व्यापारी काफिला बनकर शिवराज के राज्य की सीमा पर पहुंचे। जब सीमा पर तैनात भारी पहरेदारों ने उन्हें रोका तो भाई ने वही शाही सिक्का दिखाया। शाही सिक्के को देखते ही पहरेदारों ने सम्मान के साथ सिर झुकाया और बिना किसी सवाल जवाब के उन्हें राज्य के भीतर आने की अनुमति दे दी। आत्मा की बताई हुई बात सच साबित हुई। वो सिक्का एक जादुई चाबी की तरह था जिसने उन्हें दुश्मन के घर में सुरक्षित दाखिल करवा दिया। राज्य के भीतर पहुंचने के बाद उन्होंने एक गुप्त सराय में डेरा डाला, लेकिन उनके चेहरे चिंता से भरे थे। 3 दिन गुजर चुके थे। जंगल की भागदौड़ और तोते के पीछे समय बर्बाद होने की वजह से 9 दिनों में से 3 कीमती दिन बीत चुके थे। शेष 6 दिन, अब उनके पास केवल 6 दिन बचे थे। इन 6 दिनों के भीतर उन्हें महल का नक्शा समझना था, पहरेदारों की सुरक्षा को भेदना था और शिवराज के शयन कक्ष तक पहुंचकर उसका अंत करना था। भाई ने अपने पिता और उन 9 राजकुमारियों को याद किया जिनकी जिंदगी की डोर हर गुजरते पल के साथ छोटी हो रही थी। डाकू अब शिकारी से योद्धा बनने की तैयारी कर रहे थे और बहन उस मानचित्र नक्शे को ध्यान से देख रही थी ताकि अगले 6 दिनों में मौत के इस खेल को अंजाम दिया जा सके। राज्य की सीमा पार करना तो केवल पहली बाधा थी। असली चुनौती तो अभेद्य राजमहल के भीतर प्रवेश करना था। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि राज्य का कोई आम नागरिक भी बिना विशेष अनुमति के अंदर कदम नहीं रख सकता था। यहां उस चतुर योजना और वेश बदलने का विस्तृत वर्णन है। महल के ऊंचे द्वारों को देखकर भाई बहन समझ गए कि अब केवल बल नहीं बल्कि कला और बुद्धि ही उन्हें रास्ता दिला सकती है। सौभाग्य से उन दिनों महल में एक भव्य वार्षिक प्रतियोगिता चल रही थी। राजा शिवराज ने घोषणा की थी कि जो भी कलाकार या हुनरमंद व्यक्ति अपनी कला से राजा का दिल जीतेगा, उसे शाही पुरस्कार और महल में स्थायी स्थान दिया जाएगा। समय की कमी को देखते हुए सबने मिलकर एक ठोस योजना बनाई और अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली। भाई बना शाही बावर्ची। भाई को युद्ध कला के साथ साथ पकवान बनाने का भी अद्भुत ज्ञान था। उसने एक कुशल बावर्ची का वेश धारण किया ताकि वह रसोई के रास्ते राजा के भोजन और उसके करीब पहुंच सके। बहन बनी नर्तकी। बहन का रूप अत्यंत सुंदर था और उसने बचपन से ही नृत्य की कला सीखी थी। उसने एक आकर्षक नर्तकी का रूप लिया ताकि वह प्रतियोगिता के माध्यम से सीधे राजा के दरबार में अपनी पैठ बना सके। डाकू बने शाही सिपाही। खूंखार डाकुओं ने अपनी दाढ़ी मूंछें सवारी और चोरी किए हुए कवच पहनकर शाही सिपाहियों का वेश धर लिया। वे बाहरी पहरेदारों के साथ घुल मिल गए ताकि समय आने पर भीतर से द्वार खोल सके। महल के मुख्य द्वार पर जब पहरेदारों ने उन्हें रोका तो उन्होंने प्रतियोगिता का हवाला दिया। बावर्ची के रूप में भाई ने ऐसे सुगंधित मसालों का प्रदर्शन किया कि पहरेदारों के मुंह में पानी आ गया। वहीं नर्तकी के रूप में बहन की गरिमा देख वे प्रभावित हुए। प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार उन्हें अपनी कला दिखाने के लिए महल के भीतर बने कलाकारों के कक्ष में स्थान मिल गया। अब तक 4 दिन बीत चुके थे और उनके पास केवल 5 दिन शेष थे। महल के भीतर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां हर कोने पर पहरेदार तैनात थे और जादुई कवच की ऊर्जा हवा में महसूस की जा सकती थी। भाई और बहन जानते थे कि उन्हें प्रतियोगिता जीतनी ही होगी, क्योंकि हारने का मतलब था महल से बाहर निकाला जाना और जीतने का मतलब था राजा शिवराज के शयन कक्ष के करीब पहुंचने का सुनहरा मौका।
उस रात महल की जगमगाहट के बीच वे सब अपनी अपनी भूमिका निभाने और उस अत्याचारी राजा का अंत करने की तैयारी में जुट गए। महल के भीतर प्रवेश करने के बाद योजना का पहला चरण क्रियान्वित हुआ। जिस दिन शाही बावर्ची की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उस सिपाही के बेटे ने अपने हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया कि महल के पुराने अनुभवी रसोइये भी दंग रह गए। यहां उस दृश्य का विस्तृत वर्णन है। प्रतियोगिता वाले दिन महल की रसोई में देश भर के महान रसोइये एकत्रित हुए थे। हर कोई राजा शिवराज को प्रसन्न करने के लिए नए नए व्यंजन बना रहा था। भाई ने अपनी तलवार छोड़कर करछी थामी और अपनी गुप्त पाक कला का जादू चलाना शुरू किया। उसने अपनी विशेष विधि से अत्यंत स्वादिष्ट कोरमा पुलाव तैयार किया, जिसकी खुशबू हवा के झोंकों के साथ पूरे दरबार में फैल गई। इसके साथ ही उसने ऐसी लजीज और नायाब मिठाइयां बनाई जो न केवल देखने में आकर्षक थी, बल्कि मुंह में रखते ही घुल जाती थी। जब राजा शिवराज के सामने वो भोजन परोसा गया, तो पहली ही ग्रास लेते ही राजा की आंखें बंद हो गई। वो भोजन इतना स्वादिष्ट और सुगंधित था कि राजा अपनी मर्यादा भूलकर उंगलियां चाटता रह गया। उसने आज तक ऐसा दिव्य स्वाद कभी नहीं चखा था। राजा ने तुरंत घोषणा की, आज से इस युवक को शाही रसोई का मुख्य बावर्ची, शाही बावर्ची घोषित किया जाता है। इसके हाथों में वो जादू है जो देवताओं के भोजन में होता है। आज से मेरे हर भोजन की जिम्मेदारी इसी की होगी। भाई को शाही रसोई का कार्यभार मिल गया, जिसका अर्थ था कि अब उसकी पहुंच महल के सबसे सुरक्षित हिस्सों तक हो गई थी। वो अब राजा के भोजन में कोई भी ऐसी वस्तु मिला सकता था जो उसके जादुई कवच को निष्क्रिय कर दे। अब 5 दिन बीत चुके थे और उनके पास लक्ष्य पूरा करने के लिए केवल 4 दिन शेष थे। भाई की सफलता ने बहन के लिए दरबार में रास्ता साफ कर दिया था। अब बारी नर्तकी के रूप में बहन की थी, जिसे अपनी कला से राजा को मदहोश करना था ताकि वे अपने अंतिम प्रहार की ओर बढ़ सकें। राजमहल के भव्य दरबार में उत्सव का माहौल अपने चरम पर था। बावर्ची की प्रतियोगिता के बाद अब बारी थी नृत्य की प्रतियोगिता की। महल का विशाल सभा कक्ष दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था और राजा शिवराज अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर मनोरंजन की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतियोगिता शुरू हुई। देश के कोने कोने से आई एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। किसी ने शास्त्रीय नृत्य किया तो किसी ने पारंपरिक लोक नृत्य। सभी ने अपनी पूरी निष्ठा और साहस के साथ राजा का मन जीतने का प्रयास किया। लेकिन राजा शिवराज का मन किसी भी प्रस्तुति से पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ। वो ऊबने लगा था और उसके चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। निराश होकर राजा ने पूरी सभा के बीच घोषणा की, क्या इस पूरे आर्यावर्त में कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो अपनी कला से मेरे मन को मोह सके? क्या तुम्हारी कला में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे मंत्रमुग्ध कर दे? तभी सभा के ठीक बीच से एक अत्यंत सुंदर युवती उठी। वो सिपाही की बेटी थी, जो अब एक मायावी नर्तकी के वेश में थी। जैसे ही वो चलकर सभा के केंद्र में आई, राजा उसकी अनुपम सुंदरता को देखकर ही उस पर मोहित हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी वश में कर ले। जैसे ही संगीत की थाप शुरू हुई, उसने नृत्य करना प्रारंभ किया। उसकी पायल की झंकार और शरीर की लचक ऐसी थी मानो साक्षात अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। उसके हर कदम और हर भाव में एक कहानी थी। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर पत्थर की मूरत बन गई। राजा शिवराज तो अपनी सुध बुध ही खो बैठा। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। नृत्य समाप्त होते ही पूरा दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। राजा शिवराज अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और खुशी में पागल होकर उसने उस युवती पर अशर्फियों, स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर दी। उसने ऊंची आवाज में अपनी घोषणा सुनाई, अद्भुत, अकल्पनीय, आज से ये सुंदरी हमारी शाही नर्तकी होगी। इसका स्थान अब राजमहल के भीतर होगा और ये प्रतिदिन अपनी कला से हमारे मन को प्रसन्न करेगी। इसे वो सब कुछ दिया जाए
जिसकी ये इच्छा रखे। योजना का दूसरा चरण भी पूरी तरह सफल रहा। भाई अब रसोई संभाल रहा था और बहन सीधे राजा के दरबार और उसके विश्राम कक्ष तक पहुंच चुकी थी। अब उनके पास राजा के करीब पहुंचने का वैध अधिकार था। अब 6 दिन बीत चुके थे और उनके पास उस अत्याचारी का अंत करने के लिए केवल 3 अंतिम दिन शेष थे। समय की रेत तेजी से फिसल रही थी, लेकिन अब शिकारी और शिकार के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। महल के भीतर प्रतिशोध का जाल अब पूरी तरह बिछ चुका था। भाई, बहन और डाकू तीनों अपनी अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह सफल रहे। उधर डाकू भी शाही सैनिकों के बीच इस तरह घुल मिल गए थे कि कोई उन पर शक तक नहीं कर सकता था। यहां से कहानी अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती है। योजना के अगले चरण में बावर्ची बने भाई ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने राजा के भोजन में धीरे धीरे एक विशेष जड़ी बूटी, औषधि मिलानी शुरू कर दी। ये जहर तो नहीं था, लेकिन इससे राजा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और वो शारीरिक रूप से कमजोर होने लगा। जब राजा बीमार पड़ा तो उसकी अपनी रानियां इस डर से उसके पास तक नहीं आती थी कि कहीं उन्हें भी वो बीमारी न लग जाए। राजा अपने ही महल में अकेला महसूस करने लगा। ऐसे समय में नर्तकी बनी उस वीर बहन ने राजा की दिन रात सेवा की। वो उसके सिरहाने बैठती, उसे औषधि पिलाती और मीठी बातों से उसका मन बहलाती। मुसीबत के समय मिली इस सहानुभूति ने राजा शिवराज को पूरी तरह बदल दिया। वो उस नर्तकी के प्रेम जाल में बुरी तरह फंस गया। उसे लगा कि पूरे महल में केवल यही एक स्त्री है जो उससे सच्चा प्रेम करती है। जब राजा उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगा, तब नर्तकी ने अपना अंतिम पासा फेंका। उसने बड़े लाड से राजा से कहा, महाराज, महलों की इस बंद हवा में आपकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। क्यों न आप थोड़े बदलाव के लिए बाहर शिकार पर चलें? खुली हवा और जंगल के वातावरण से आपका मन भी बहल जाएगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अपने प्रेम में अंधा और बीमारी से कमजोर हो चुका राजा शिवराज ये भूल गया कि उस जंगल में एक अतृप्त आत्मा उसका काल बनकर प्रतीक्षा कर रही है। उसे लगा कि उसके पास उसका जादुई कवच और उसके वफादार सैनिक हैं, तो उसे क्या डर? बिना किसी शंका के राजा शिवराज ने शिकार पर जाने की घोषणा कर दी। वो अपनी प्रिय नर्तकी, बहन, अपने नए शाही बावर्ची, भाई और उन छद्म सैनिकों, डाकुओं के साथ महल से बाहर शिकार के लिए निकल पड़ा। अब तक 8 दिन बीत चुके थे। आज 9वां और अंतिम दिन था। सूरज ढलने से पहले या तो उस पापी का अंत होना था या फिर 9 राजकुमारियों की बलि चढ़नी थी। राजा स्वयं चलकर अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और वो रास्ता ठीक उसी पीपल के वृक्ष की ओर जाता था जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। योजना अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। भाई, बहन और सैनिकों के वेश में वे डाकू राजा शिवराज को शिकार के बहाने घने जंगल के उसी हिस्से में ले आए जहां काल उसका इंतजार कर रहा था। यहां इस प्रतिशोध की कहानी का अंतिम रोमांचक दृश्य है। जैसे ही राजा का घोड़ा उस विशाल और पुराने पीपल के वृक्ष के सामने रुका, वातावरण में एक सिहरन पैदा हो गई। ठंडी हवाएं तेज चलने लगी और आसमान में काली घटाएं छा गई। राजा शिवराज ने जैसे ही उस स्थान को देखा, उसकी रूह कांप उठी। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने इसी स्थान पर अपनी निर्दोष पत्नी की हत्या की थी। राजा ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो महल के उस रक्षा कवच से बहुत दूर आ चुका था जिसने उसे अब तक बचा रखा था। उसने चिल्लाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, मुझे यहां से निकालो। ये स्थान शापित है। लेकिन उसकी चीख का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके अपने बावर्ची, भाई और नर्तकी, बहन ने अपने वेश उतार फेंके और अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली। सैनिक बने डाकुओं ने भी राजा को चारों ओर से घेर लिया। राजा को समझ आ गया कि वो रक्षकों के नहीं,
बल्कि अपने काल के बीच खड़ा है। तभी पीपल के वृक्ष से एक भयानक गर्जना हुई और वो प्रतिशोधी आत्मा साक्षात प्रकट हो गई। उसकी आंखों में 20 साल की नफरत और इंतजार की आग थी। राजा को असहाय और मौत के मुंह में देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। आत्मा ने अपनी जादुई शक्ति से उन 9 राजकुमारियों को तुरंत मुक्त कर दिया, जो अब तक अदृश्य बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। राजकुमारियां भागकर अपने पिता के सिपाहियों, भाई बहन के पास आ गई। आत्मा ने गरजते हुए कहा, पापी शिवराज, आज तेरे पाप का घड़ा भर गया है। जिस स्थान पर तूने प्रेम की हत्या की थी, वही आज तेरा अंत होगा। इससे पहले कि शिवराज कुछ कह पाता, आत्मा ने अपनी भयानक शक्तियों से उस पर प्रहार किया और उसे तड़पा तड़पाकर मौत के घाट उतार दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही उस जंगल की हवाएं शांत हो गई और वह प्रेतात्मा, जो बरसों से भटक रही थी, अपना प्रतिशोध पूरा कर हमेशा के लिए शांत होकर विलीन हो गई। योजना के अनुसार राजा शिवराज का वो विशाल महल और सारा धन दौलत उन डाकुओं को सौंप दिया गया, जिन्होंने अंत समय में इस नेक काम में साथ दिया था। डाकुओं ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया और उस वैभवपूर्ण राज्य के रक्षक बन गए। विजय प्रताप के पुत्र और पुत्री उन 9 राजकुमारियों को सुरक्षित लेकर अपने राज्य लौटे। राजा शमशेर ने अपनी पुत्रियों को जीवित पाकर गले से लगा लिया और उन दोनों वीर भाई बहनों का भव्य सम्मान किया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई और बुराई के अंत का ये उत्सव सदियों तक याद रखा गया। राजा शमशेर ने देखा कि कैसे इन 2 साधारण दिखने वाले युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बुद्धि और साहस के बल पर न केवल उनकी पुत्रियों को काल के गाल से निकाला, बल्कि एक अत्याचारी साम्राज्य का भी अंत कर दिया। राजा को लगा कि केवल पुरस्कार देना इन वीरों के बलिदान के साथ न्याय नहीं होगा। पूरे दरबार के सामने राजा शमशेर ने विजय प्रताप के पुत्र और पुत्री को अपने पास बुलाया और भावुक स्वर में घोषणा की, आज से ये दोनों केवल मेरे सिपाही की संतान नहीं है। इनकी बहादुरी और त्याग ने मुझे निशब्द कर दिया है। आज मैं इन्हें अपनी स्वयं की संतान स्वीकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि विजय प्रताप का पुत्र आज से इस राज्य का राजकुमार होगा और उनकी पुत्री इस राज्य की राजकुमारी कहलाएगी। उन 9 राजकुमारियों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें न केवल जीवनदान मिला था, बल्कि उन्हें एक वीर भाई और एक साहसी बड़ी बहन भी मिल गई थी। महल, जो कभी सूना और उदास रहता था, अब 11 भाई बहनों की हंसी और किलकारियों से गूंज उठा। उन 9 बहनों ने अपने नए भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा, जिसने यमराज के द्वार से उन्हें वापस लाया था। विजय प्रताप, जो एक वफादार सिपाही थे, अपनी संतान को राजपद पर आसीन देख गर्व से भर गए। राज्य की जनता ने भी इस फैसले का सहर्ष स्वागत किया। इस प्रकार उस भयानक पीपल की आत्मा के प्रतिशोध से शुरू हुई ये कहानी एक नए परिवार और नई जिंदगी की शुरुआत के साथ समाप्त हुई। धोखे और डर का साम्राज्य खत्म हो चुका था और प्रेम, साहस और एकता का नया सूरज उगाया था।